हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ऑरेकल इंजीनियरिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ड्राइंग का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एस्टिमेटिंग एंड जो कॉस्टिंग है, इसका मतलब क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों हमको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करनी पड़ती है, तो सबसे पहले हम इसी को समझेंगे। जैसे आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और आपको कहा जाए कि कोई भी कैंपस है या कोई भी आपकी बिल्डिंग है, कोई भी ऑफिस है, उसमें आपको क्या करना है, वायरिंग करना है। ठीक, तो एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग इसलिए आवश्यक हो जाती है कि जब हम किसी भी कार्य को करना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें लगेंगी, उसमें कितना खर्चा आएगा, और हमारे कार्य करने के लिए जहाँ पे हमको कार्य करना है वहाँ पर कैसी दशाएं हैं, यानी कार्य कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, किस समय हम कार्य कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हम लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मतलब अगर आपको एक छोटा सा, एक सिंपल सा लेते हैं, छोटा सा हमको स्विच बोर्ड बनाना है, ठीक, जिसमें हम लोग मान लीजिए एक सॉकेट लगाएंगे और एक स्विच लगा देंगे। ठीक, 3 पिन सॉकेट है और यहाँ पे एक हम लोग की मान लीजिए स्विच लग गई, 2 वे स्विच हो गई। तो करना क्या पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको ये मालूम हुआ कि हाँ, हमको केवल एक सॉकेट की आवश्यकता है। ठीक है, अब वो सॉकेट जो है वो 5 एम्पीयर तक के करंट को डिलीवर कर सकती है, तो इसलिए हमने 100 वाट 5 एम्पीयर और एक स्विच वहां पर लगा लिया। जो कि स्विच कैसा होगा, यहाँ पे हमको 2 वे स्विच की आवश्यकता है नहीं, सिंगल वे स्विच की आवश्यकता है। तो मतलब हुआ क्या, सबसे पहले हमको ये पता था कि हमें किस कार्य को करना है। मतलब हमको एक कोई भी आउटपुट चाहिए जो हमको क्या कर सकता है, कोई भी 100 वाट तक की चीज है, चाहे वो आपका बल्ब हो गया या कोई भी चीज हो गई, उसको ये सप्लाई प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक 5 एम्पीयर की सॉकेट लगानी पड़ेगी। तो ये सॉकेट लगा दिया। अब सॉकेट को हम डायरेक्ट तो जोड़ेंगे नहीं, इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, एक स्विच लगानी पड़ेगी। ठीक, लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ हम लोगों को जीने की वायरिंग करनी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेयरकेस वायरिंग, तो उसमें भी क्या लगेगी, स्विच लगेगी, बल्ब लगेगा। तो अगर हम एक 2 स्विच और एक बल्ब लेते हैं तो वहां पे जो स्विच होगी और जो स्विच बोर्ड में हम स्विच का प्रयोग कर रहे हैं वो दोनों क्या होंगी, अलग अलग क्वालिटी की होंगी। यानी दोनों का जो स्पेसिफिकेशन है, यानी जो विशेषता है, वो क्या होगी, अलग अलग होगी। यानी स्टेयरकेस वायरिंग में हम लोग को मालूम है वहां पे हम 2 वे स्विच का यूज करते हैं, जबकि इस स्विच बोर्ड में हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, एक केवल सिंगल वे स्विच की आवश्यकता हमको पड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं तो हमें उसके बारे में भली भांति पता होना आवश्यक है कि जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं उसके लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे फर्स्ट चीज ये होगी कि जहां पर हम कार्य करने जा रहे हैं वहां पे कैसी कंडीशन है। कंडीशन से क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हमको कोई ऑफिस दी गई, हमको ऑफिस दी गई और बोला गया इस ऑफिस में आपको वायरिंग करनी है। ठीक, अब पता चला कि ऑफिस के बगल में ही कोई स्कूल है जिसका टाइम है 10 से 4, एक स्कूल है जिसका टाइम है 10 से 4। तो हम गए, अब सामान लेकर सीधा पहुंच गए, लेकिन क्या पता चला कि स्कूल टाइम है तो हम दीवार की कटाई अभी नहीं कर सकते। दीवार को काटा जाता है, हम दीवार को नहीं काट सकते क्योंकि शोर होगा और स्कूल उसकी परमिशन नहीं देता है। तो इसके लिए ही आवश्यक है कि हमको जहां पर कार्य करना है उसके पास आसपास की दशाओं का ज्ञात होना आवश्यक है। अब पता चला जिस एरिया में हम काम करने गए वहां पे रोस्टिंग चल रही हो, रोस्टिंग का टाइम दे दिया 12 से 4। रोस्टिंग समझते हैं ना, किसी एक निश्चित समय के लिए सप्लाई का कट होना रोस्टिंग कहलाता है किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो रोस्टिंग हो गई। अगर रोस्टिंग हो गई 12 से 4, तो जो आप मशीनें लेकर गए, कटर मशीन लेकर गए, क्या वो 12 से 4 के बीच ऑपरेट कर पाएंगे, नहीं। तो आप तो लेकर चले गए, मजदूर भी लेकर चले गए, मजदूर तो दिन भर की मजदूरी लेगा, लेकिन आपका कार्य कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका यही तात्पर्य निकल के आया कि जब भी किसी कार्य को करना होगा तो हमें सबसे पहले जहां पर कार्य करना है उसके लिए क्या मानवीय दशाएं होंगी, उन सभी का हमारे लिए क्या अनुकूल दशाएं होंगी, इन सभी चीजों का ज्ञात होना हम लोग को आवश्यक है। ठीक, फर्स्ट चीज ये हो गई।
ठीक, फिर अगर हम आगे बढ़ें तो हमको ये मिला कि कौन कौन सी चीज उसमें यानी सामग्री कैसा कैसा मटेरियल हमारे लिए लग रहा है वो हमको मालूम होना चाहिए। अब मटेरियल लग रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए अभी एक पृष्ठभूमि बन रही है कि हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, नहीं क्या क्या प्रोसीजर होगा उसके लिए। ठीक है, सबसे पहले इन्वायरमेंट देख लिया, आसपास कैसे कंडीशंस हैं वो देख ली। अब हमको मटेरियल देखना होगा कि हाँ क्या मटेरियल हमको वहां पर लग रहा है। अब मटेरियल ऐसा नहीं कि गए हम दुकान से उठाकर ले आए, नहीं, उसके लिए भी बाकायदा एक प्रोसेस होता है, क्योंकि हम एक इंजीनियर हैं और हमको ये मालूम होता है इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम आउटपुट प्रदान करना, यानी कम से कम लागत में अधिक से अधिक आउटपुट देना इंजीनियरिंग कहला रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मटेरियल लग रहा है ऐसा नहीं कि उसको हम कहीं से भी गए और उठाकर लेकर चले आए, नहीं, उसके लिए भी एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे जिससे हमको वही मटेरियल उसी स्पेसिफिकेशन के साथ हमको कम लागत में प्राप्त हो जाएगा। ठीक, यहां तक आई थिंक बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, देखिए ये आपको रटना नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं जो हम डेली करते हैं, वही चीजें हमको एग्जाम में लिखनी भी हैं और वही चीजें रियल वे में होती भी हैं। कोई ऐसा नहीं कि कुछ अलग है, अलग हमको पढ़ना पड़ेगा, नहीं, ये एक प्रैक्टिकल चीज है, व्यवहारिक चीज है। ठीक, तो अब जो मटेरियल हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक सूची बनानी पड़ेगी। जैसे आपको घर में कोई सामान लाने के लिए कहा जाए, अब ढेर सारा सामान हो गया, याद तो रहेगा नहीं, दुकान पे बैठ गए याद करने की ये लेना नहीं, ऐसा नहीं, उसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक सामान की सूची बना लेते हैं विद स्पेसिफिकेशन, मतलब कौन सा सामान हमको किस मात्रा में लेना है, और इलेक्ट्रिकल में है तो उसके लिए क्या है, हर एक डिवाइस की रेटिंग फिक्स है कि इतने वाट का होगा, इतने एम्पियर का होगा। जैसे फैन है तो वो कौन सा है, वॉल फैन है, दीवार पे लगने वाला है, या फिर सीलिंग फैन लेना हमको, कितने एमएम का लेना है। ट्यूबलाइट हो गई तो 20 वाट की चौक वाली होगी कि 40 वाट की चौक वाली होगी, कितने एमएम की लंबाई वाली होगी। तो इन सब चीजों को हम अपने मटेरियल की लिस्ट में शामिल कर लेंगे। अब मटेरियल की लिस्ट तो तैयार हो गई, तो ऐसा नहीं किसी भी दुकान पे गए, लिस्ट दिया और लेकर चले आए, नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बकायदा सर्वे करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्केट सर्वे। ठीक, मार्केट सर्वे करेंगे, सामान को लेकर आएंगे, फिर किसी सुपरवाइजर या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो उस कार्य क्षेत्र में आपका टेक्निकल नॉलेज रखता हो, ऐसे व्यक्ति के साथ हम लोग कार्य को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब कार्य करना है तो उसके लिए क्या है, मैन पावर की आवश्यकता होगी, मतलब लेबर की आवश्यकता होगी। तो लेबर को कैसे डील करना है, तो यही सब चीजों को जब हम मिलाकर पढ़ते हैं, यही क्या कहलाती है हम लोग की एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ये ऐसा नहीं इलेक्ट्रिकल में ही है, किसी भी सिविल में हो या कोई भी कार्य करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करते हैं, यानी आंकड़न लगाते हैं कि किसी काम को करने में कितना खर्चा आएगा, क्या क्या उसका प्रोसीजर होगा, जिससे हमको बाद में कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ठीक, तो चलिए इतनी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कंफर्म है आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि पर्पस क्या होगा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का। तो पर्पस क्या निकल के आया कि अगर हम कार्य को स्टार्ट कर चुके हैं तो हमको बीच में नहीं रोकना पड़ेगा, अगर हम पहले से ही उसके लिए तैयार हैं कि हाँ उस एरिया में सप्लाई कब से कब कट होती है, या पता चला हम कार्य को स्टार्ट कर दिए, बाद में हमको सामान ही नहीं मिल रहा या रेट अचानक से क्या हो गया, बढ़ गया। तो इन सब चीज़ों कठिनाइयों से बचने के लिए ही हम क्या करते हैं, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग करते हैं। ये एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का उद्देश्य हो गया, पर्पस हो गया। ठीक, फिर सेकेंड थिंग हम लोगों ने कहा कि जब हमको सारी कंडीशन पता चल गई तो हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल की लिस्ट बनाएंगे, मटेरियल की लिस्ट बनाएंगे। ठीक, और लिस्ट बनाएंगे कैसी, विद स्पेसिफिकेशन, यानी जो भी लिस्ट बनाएंगे वो पूर्णतया उसकी विशेषताओं के साथ होगी। विशेषता का मतलब क्या है, जैसे फैन लगाना है तो वो फैन कितने वॉट का होगा, ठीक, फिर उसकी लंबाई एमएम में आता ना, 1200 एमएम का फैन, यानी फैन की लंबाई क्या है, फिर किस स्थान पे लगना उसको, वॉल माउंट होगा या फिर वो हम लोग का सीलिंग फैन होगा। तो फैन के बारे में आपको पूरी चीजें लिखनी पड़ेंगी कि हमको एक 50 वाट का सीलिंग फैन चाहिए जो कि 1200 एमएम वाला होना चाहिए। ठीक, ऐसे ही अगली चीजें
तो ये आपको मटेरियल जो लिस्ट बनाएंगे उसमें उसकी विशेषता के साथ हर चीजें लिखनी पड़ेंगी, तो आपकी कहलाती क्या, मटेरियल लिस्ट। अब लिस्ट हमने तैयार कर लिया, हमने सब कुछ जोड़ लिया कि हमको इतनी ट्यूबलाइट चाहिए, इतनी स्विच चाहिए, स्विच भी कैसी, कहाँ सिंगल वे स्विच लगेगी, कहाँ पे डबल वे स्विच लगेगी, या फिर कहाँ पे हमको इंटरमीडिएट स्विच लगानी है, होल्डर कौन सा यूज करना है, कहाँ पे पेंडेंट लगाना है, कहाँ पे हमको बटन होल्डर लगाना है, कहाँ हमको लगाना है एंगुलर होल्डर। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग मटेरियल की लिस्ट क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। अब लिस्ट तो बन गई हम लोग के पास, ऐसा नहीं कि गए और सामान लेके चले आए, नहीं, हम क्या करेंगे, अब हम लोग का जो अगला स्टेप होगा, हम लोग करेंगे क्या, मार्केट सर्वे। हम लोग करेंगे मार्केट सर्वे, यानी गए दुकान पर, कई दुकानों पर जाएंगे और वहां जाकर हर एक दुकान पर उसकी प्राइस लिस्ट लेंगे। मार्केट सर्वे करने का मतलब है कि कई दुकानों पर जाकर उसी सामान के बारे में रेट का पता लगाना जो हमको आवश्यक है, यानी जो लिस्ट में हमने लिखा है उसी स्पेसिफिकेशन के साथ जो सामान हमको चाहिए उसी सामान की लिस्ट हमको प्राप्त करना है अलग अलग दुकानों से, क्योंकि हम कंपैरिजन करेंगे जहां पे हमको सस्ता मिलेगा। और एक चीज याद रखिएगा, हम क्वालिटी में कोई समझौता नहीं करेंगे, उसी स्पेसिफिकेशन के साथ ही जहां पे हमको कम रेट का मिलेगा वहीं से हम क्या करेंगे, सामान को परचेस करेंगे। ठीक, अब उसके लिए जब मार्केट सर्वे करने जाते हैं, जितने भी दुकानदार होते हैं वो लोग अपने पास रखते हैं क्या, प्राइस लिस्ट रखते हैं। ठीक है, तो इसमें वो लोग करते क्या हैं, वही सीरियल नंबर लिख दिया जाएगा। ठीक, यहां पे मटेरियल का नेम लिख देंगे और विथ स्पेसिफिकेशन, फिर उसका रेट लिख देंगे कि भाई आपका एक का मूल्य इतना है, या फिर अगर वो दर्जन में आ रहा है दर्जन के भाव में लिख देंगे, और उसकी क्या विशेषता है, मतलब किस कंपनी का है, कहाँ पे उसको लगाना है, कितने वॉट का है, ये सब चीजें भी आपको उसी लिस्ट में आपको मिलेंगी। तो ये लिस्ट कहलाती है आपकी प्राइस लिस्ट, जो कि दुकानदार अपने पास रखता है। ठीक है, तो दुकानदार तो जो लिस्ट बना के रखा, ऐसा नहीं कि वो हमेशा से उसी लिस्ट का यूज कर रहा है। जब भी आप लिस्ट देखोगे तो नीचे स्टार लगा होता है ना, जितने भी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आते हैं सब नीचे स्टार लगा होता है, T&C, टर्म एंड कंडीशन। तो ऐसे ही जो भी दुकानदार हैं वो भी कुछ टर्म एंड कंडीशंस रखते हैं। क्या है, अब देखिए लिस्ट पता चला आप आज लेकर जा रहे हो और सामान खरीद रहे हो 1 महीने के बाद, तो आप कहोगे नहीं उस समय तो रेट इतना था, आज आप महंगा क्यों बता रहे हैं। तो इसीलिए टर्म एंड कंडीशन में पहला पॉइंट यही मेंशन होता है कि आज की तारीख के बाद से उसमें डेट लिखी होती है, जो भी आपका प्राइस लिस्ट होगा यहां ऊपर आपकी डेट प्रिंट होती है। ठीक, तो आज की तारीख के बाद से पहले की जो भी प्राइस लिस्ट है वो आज के बाद स्वतः ही क्या मानी जाएगी, कैंसिल मानी जाएगी। मतलब पहले का कोई भी जो लिस्ट थी उसके हिसाब से आपको सामान नहीं मिलेगा। ठीक, फिर सेकंड चीज लिखी होती है कि आपका ये जो भी मूल्य बताया गया है इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी अन्य टैक्सेस को जोड़ा नहीं गया है और ये सामान आपको हमारी दुकान पर ही मिलेगा। आप ये अपेक्षा बिल्कुल भी मत करिए कि हम उसको आपके घर तक पहुंचा देंगे। ठीक, मतलब ये क्या है, आपका दुकान का प्राइस है, ये हम आपके घर तक पहुंचाएंगे नहीं। फिर थर्ड लिखा होता है कि अन्य टैक्सेस, जो भी आपका ड्यूटीज चार्ज लग रहे हो, चाहे आपका वो सीमा शुल्क लग रहा हो, कहीं अन्य जगह पर लेके जा रहे हो, या फिर व्यापार का टैक्स लग रहा हो, तो ये सब टैक्सेस आपको अलग से देना पड़ेगा। ठीक, जितने भी टैक्सेस हैं वो सब आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। फिर उसमें मेंशन होता है कि हम लोग बीमा इत्यादि जो भी चीजें हैं, अन्य खर्चे जो आ रहे हैं, डिलीवरी चार्ज जो आपका लग रहा है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो लग रहा है, वो सब आपको स्वतः ही देना पड़ेगा। ठीक, फिर जो लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन होता है वो ये होता है कि जब भी आपके यहाँ पर सामान डिलीवर किया जाएगा या फिर जब भी आप सामान को हमारे यहाँ से लेकर जाओगे, तो उस दिनांक में जो भी रेट होगा, चाहे वो बढ़ा हुआ हो चाहे वो घटा हुआ रेट हो, उसी कीमत के अनुसार आपको वस्तुएं प्रदान की जाएंगी। मतलब ये लिस्ट जो है, ठीक, ये तो है, अब आप आज लेकर गए और कल ही किसी चीज का रेट अगर बढ़ जा रहा है तो या घट जा रहा है, दोनों चीजें बढ़ रहा है या फिर
घट रहा है, तो हर एक कंडीशन में आपको उसी रेट के अनुसार पैसा देना पड़ेगा। हालांकि इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है कभी भी कि पता चले बहुत ज्यादा अंतर आ जाए एक दो दिन में, नहीं, लेकिन इसीलिए वो यहां पर मेंशन कर देते हैं कि आप आज की डेट में जो भी प्राइस रहेगा, कम है या ज्यादा है, उसी के अनुसार आपको सामान दिया जाएगा। ठीक, यहां तक। और अगर कोई डिस्काउंट देना होता है तो वो भी यहां पे मेंशन होता है कि आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा थोक विक्रेताओं को जो थोक सामान को खरीद रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपका डिस्कस होती हैं, हर एक प्राइस लिस्ट में ये चीजें मेंशन की जाती हैं। ठीक, तो आपने क्या किया, अलग अलग दुकानों से प्राइस लिस्ट लेकर आ गए और वहां पे अपने पास कलेक्ट कर लिया। अब आप वहां पे देखोगे कि नेट प्राइस क्या होगा। आप इसी को देखकर नहीं खरीद लोगे। पता चला कि हम किसी अपने जो समीप की दुकानें हैं वहां पर रेट पता किए तो 100 रुपए बताया, किसी भी चीज का ले लो, और वहां से 15-20 किलोमीटर दूर गए दुकान पे, वहां पे उसका रेट हमको 80 रुपए ही बता रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम वहीं से ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ रहा है। पता चले कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लेकर वो चीजें जो पास वाली वस्तु का मूल्य था उससे कई ज्यादा रेट की हो जाएंगी, तो हमको ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, अगर अलग से लेके आ रहे हो तो हो सकता है आपको टैक्सेस देना पड़ जाए। चुंगी होती है छोटे छोटे जगह पे, क्या चुंगी बनी होती है, तो चुंगी की व्यवस्था भी है। तो इसीलिए हम लोग नेट प्राइस लिस्ट तैयार करते हैं, नेट प्राइस लिस्ट, जिसको शुद्ध मूल्य सूची भी कहा जाता है। शुद्ध मूल्य सूची, इसका मतलब है कि जो भी प्राइस लिस्ट में कॉस्ट लिखी गई है, जितना भी सामान आपने लिया उसका सम करिए, जो भी कॉस्ट आई है उसमें आप क्या करिए, टैक्सेस को भी इंक्लूड कर दीजिए। ठीक, प्राइस जो भी मटेरियल का मूल्य था उसमें आप टैक्सेस को इंक्लूड करेंगे, तब जो सूची मिलेगी या जो मूल्य आपको मिलेगा उसी को हम बोलते हैं शुद्ध मूल्य सूची। यानी शुद्ध मूल्य हमको प्राप्त हो गया कि हाँ, वस्तु की कीमत 100 रुपए थी, टैक्स लगाने के बाद वो 110 रुपए की पड़ रही है। ठीक, बात समझ में आई। तो हमें नेट प्राइस से कंपैरिजन करना है कि कहाँ पे चीजें हमको सस्ती मिल रही हैं। प्राइस लिस्ट देखकर ही केवल हम डिसाइड नहीं करेंगे कि हाँ हमको वहां सस्ती मिल रही है, वहां सामान ले लेते हैं। ठीक, बात समझ में आ रही ना? सॉरी। ठीक, तो ये हो गई नेट प्राइस लिस्ट। इसी को देखकर हम डिसाइड करेंगे कि सामान हमको कहां से लेना है। ठीक, चलिए, अब जब सामान को लेकर आ गए, ठीक, कार्य को प्रारंभ करना है तो उसके लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, मैन पावर की। मतलब हम लोग एक कॉस्ट और देखेंगे जो क्या है, लेबर कॉस्ट। जो क्या है, लेबर कॉस्ट। ठीक, तो लेबर कॉस्ट मतलब श्रमिक लागत। अब श्रमिकों की जो लागत है या मूल्य जो उनका है वो पर डे फिक्स नहीं होता। ठीक, वो आपका कार्य की दशाओं के अनुसार, जैसे अगर गांव में खेतों में ज्यादा कार्य है तो उसमें मजदूरों की कमी हो जाती है, ठंडी हो गया, गर्मी हो गया, उन सब मौसम दशाओं पर भी मजदूरों की जो मजदूरी है वो निर्भर करती है। तो इसीलिए आप इसको कांस्टेंट कभी भी नहीं ले सकते हो। ये क्या होती हैं, वेरी करती रहती हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो जो भी लेबर कॉस्ट लग रही है, ठीक, वो आपको एक जगह पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अभी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कर रहे हैं। ठीक, हमको बताना है कि कितना खर्चा आएगा जो भी हमको टेंडर मिला है या कार्य दिया गया है उस कार्य को संपादित करने के लिए। तो लेबर कॉस्ट भी हम वहां पे इंक्लूड कर लेंगे। हम एक आइडिया लगा लेंगे कि ठीक है, इस समय गर्मी का मौसम है तो हो सकता है, एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, 150 से 200 रुपए के बीच में हमारा लेबर कॉस्ट पड़ सकता है। ठीक, अब लेबर कॉस्ट ही मेन मायने नहीं रखता है, आपको
उन लेबरों से ठीक ढंग से कार्य कराने की भी आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं कि आप लेबर लेके आए और उन्हीं के भरोसे रह गए कि वो अच्छा काम तो करेंगे ही करेंगे, नहीं, हमको स्वतः ही थोड़ा सा इतनी समझ होनी चाहिए कि कैसे हमको उन्हें डील करना होगा। ठीक, तो ये हम लोग का लेबर कॉस्ट भी हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग जोड़ेंगे कंटीजेंसियस कॉस्ट, मतलब आकस्मिक व्यय। आकस्मिक व्यय, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हम कार्य को करना तो स्टार्ट कर दिए, अब देखिए आकस्मिक का मतलब है जो अचानक से आ रहा हो, ऐसा नहीं कि हमने सोचा था कि हाँ ये चीज नहीं लगेगी और अब लग रही है, तो वो आकस्मिक कॉस्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक, जैसे क्या हुआ, आप गए कहीं काम को करने के लिए, आपने कहा ठीक है एक छोटा सा स्टूल ले रहे हैं, उसी से पूरा कटिंग कर देंगे। अब वहां पहुंचे तो छत की ऊंचाई ज्यादा मिल गई, अब आपने कहा नहीं बिना सीढ़ी के काम हो ही नहीं पाएगा, तो वो आकस्मिक कॉस्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। आपने गलती की है, सीधी सी बात है, पहले आपको जाके वहां सर्वे करना था और देखना था कि हमें किस किस चीज की आवश्यकता है। ठीक, तो वो आकस्मिक कॉस्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। आकस्मिक कॉस्ट के अंतर्गत क्या आएगा? जैसे श्रमिक की लागत हो गई, श्रमिक की लागत हो गई, आपने सोचा था कि 150 से 200 रुपए तक चलेंगे इतने दिन तक, लेकिन अचानक से क्या हुआ, वहां पे लेबर कॉस्ट इंक्रीज कर गई। ठीक, या फिर कोई ऐसा सामान था कि जो आप सोचा था कि हम बाद में लेंगे, वहां पे डील हो चुकी थी, आपने ऑर्डर दे दिया था, लेकिन जिस दिन उसकी डिलीवरी होनी थी उसने फोन करके कहा कि नहीं इसका दाम तो बढ़ गया है, तो आपको बढ़ी हुई कीमत के अनुसार देना पड़ेगा। तो इसको हम बोलते हैं क्या? कंटीजेंसियस कॉस्ट या फिर आकस्मिक व्यय। ठीक, जो कि हमारा लिया जाता है कितना? 3 से लेकर 5%। जितना अभी तक आपने जोड़ा हुआ है नेट प्राइस और लेबर कॉस्ट को, उसका 3 से 5% तक आपको आकस्मिक व्यय देना पड़ता है, या रखना पड़ता है कि अगर हमको आवश्यकता पड़ी तो हम उसको वहीं से ले लेंगे। अब ऐसा नहीं टेंडर आपका पास हो गया, आपने कहा कि किसी को बताया कि नहीं 10,000 रुपए लगेंगे, आप काम कराना शुरू कर दो, अब वो तो 10,000 ही सोच के चलेगा ना, जिसने आपको काम करने के लिए दिया है वो आपको 10,000 रुपए ही देगा। अब आप उससे जाके बोलोगे नहीं रेट तो बढ़ गया, तो क्या आपकी बात मानेगा? वो कहेगा नहीं भैया आप 10,000 बोले थे, हम 10,000 रुपए आपको देंगे। तो इसीलिए हम पहले से उसको जोड़ कर रखते हैं कि अगर हमको आकस्मिक व्यय हुआ तो हम 3 से 5% तक का वेरिएशन लेकर चलते हैं कि हम उतना कॉस्ट उससे एक्स्ट्रा ले लेंगे, जिससे अगर कीमत बढ़ती है तो हम लोगों को बाद में मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, यहां तक बात। चलिए, तो आकस्मिक व्यय हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ओवरहेड चार्ज की, किसकी? अतिरिक्त प्रभार या अतिरिक्त व्यय की, जिसको बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस। ओवरहेड चार्जेस, लेबर कॉस्ट, सामान की कीमत, ठीक, इन सभी को जोड़ने के बाद ये नहीं, इसको छोड़ दीजिए, इसके अतिरिक्त क्या है आपकी? जो डिलीवरी की गई उसकी कॉस्ट। ठीक, आप जहां पे सामान रख रहे हो सकता है आपने जो स्टोरेज लिया हो वो रेंट पर लिया हो, उसका रेंट देना है। कोई भी आपकी ऑफिस हो वहां पे लाइट बिल देना पड़ेगा। तो इन सब चीजों में जो अतिरिक्त व्यय आ रहा है, किसके अलावा? नेट प्राइस लिस्ट लेबर कॉस्ट के अलावा जो अतिरिक्त व्यय आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड चार्ज बोलते हैं। इसी में आपका जितना भी स्किल्ड पर्सन है, चाहे वो आपका सुपरवाइजर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, इन सभी का जो खर्च आ रहा है वो भी हम लोग ओवरहेड चार्जेस में ही इंक्लूड करते हैं, जिसको हम कितना मानते हैं? 11% तक। इसको भी हम लोग कितना लेते हैं? 11% तक। ठीक, तो इसके अलावा जो चार्जेस लग रहा होता है। ठीक, इतनी बात शायद समझ में आ रही होगी। चलिए इधर रफ करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। अगला हम लोग बात करेंगे, अब आपने कार्य करना शुरू कर दिया, तो आप कोई भी कार्य जब करवाते हैं तो उसके लिए क्या होता है? एक मानक तय होता है कि कोई भी सरकारी एम्प्लॉय जाएगा, कोई भी इंजीनियर जाएगा और आपके काम की देखरेख करेगा, जांचेगा कि आप सही तरीके से मानक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सुपरविजन चार्ज। उसको भी हम लोग इंक्लूड रखते हैं सुपरविजन चार्ज। ऐसा नहीं कि बाद में वो आया तो हम बाद में पैसा मांगेंगे, ठीक है, हम पहले से उसको इंक्लूड रखते हैं कि हमको सुपरविजन चार्ज भी चाहिए होगा। ठीक, बात समझ में आई? ये कितना होता है? ये आपका लिया जाता है 10 से 15%। 10 से
15% तक हम लोग सुपरविजन चार्ज रखते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि आपका कंटिन्यूअस चार्ज कितना होता है, आकस्मिक व्यय कितना होती है कॉस्ट, ठीक है, सुपरविजन कॉस्ट कितनी होती है, ये सब आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने सुपरविजन करवा लिया, अब हमको यहाँ से प्रॉफिट भी तो लेना है, हमको लाभ भी कमाना है। तो प्रॉफिट क्या है, देखिए एक चीज यहां पे आता है उत्पाद शुल्क या उत्पादन शुल्क, सॉरी उत्पादन शुल्क। उत्पादन शुल्क का 20 से 30% उत्पादन शुल्क का 20 से 30% तक हम लोग रखते हैं किसमें, अपने प्रॉफिट में। अब ये उत्पादन शुल्क क्या होता है इसको देख लेते हैं। उत्पादन शुल्क का मतलब है अभी तक हम लोगों ने जितनी कॉस्ट निकाली है, मतलब नेट प्राइस यानी सामान का जो मूल्य हुआ, लेबर कॉस्ट हुआ, उसके ऊपर जो ओवरहेड चार्जेस मतलब 11% जो हमने ओवरहेड चार्जेस लगाए हैं, उन सभी का जो योग होता है वो कहलाता हम लोग का उत्पादन शुल्क। ठीक, जितना भी अभी तक हम लोगों ने निकाला है उन सभी को जोड़ेंगे, वो कहलाएगा हम लोग का क्या, उत्पादन शुल्क। और उस उत्पादन शुल्क पर हम लोग 20 से 30% तक अपना क्या जोड़ेंगे, प्रॉफिट को जोड़ लेंगे। ठीक, चलिए अब लास्ट है टोटल प्राइस। टोटल प्राइस यानी पूर्ण लागत या टोटल कॉस्ट लिखते हैं, प्राइस नहीं, टोटल कॉस्ट। ठीक, पूर्ण लागत। तो पूर्ण लागत का मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी उत्पादन शुल्क है उस उत्पादन शुल्क में लाभ यानी प्रॉफिट को भी जोड़ दिया जाए, तब ये कहलाता हम लोग का टोटल कॉस्ट। ठीक, उत्पादन शुल्क समझ में आया, उस पर 20 से 30%। वैसे मान लो ये आपका आया 100 रुपए, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपए, तो उसका हमने निकाल लिया कितना, 25%। तो कितना हो गया अब, 100 उत्पादन शुल्क और 25 रुपए उस पर लाभ, तो 125 रुपए जो आया है वो हम लोग की टोटल कॉस्ट हो जाएगी। यही हम बताएंगे कि भैया 125 रुपए दे दीजिए हमको, हम आपका ये काम करवा देंगे और जिस क्वालिटी के साथ हमने बोला है उसी क्वालिटी के साथ करवाएंगे। मतलब एक 5 एम्पीयर की सॉकेट होगी, एक 2 वे स्विच होगी जो एंकर की होगी, हर चीजें आपके मानक के अनुसार ही मिलेंगी। ठीक, बात समझ में आ गई। ये सब चीजें आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के लिए आवश्यक होंगी। अब ये जो हम लोगों ने पढ़ा ये तो था एक मोटा मोटा प्रारूप कि कैसे हमको करना है। ठीक, अब जो सामान हमको खरीदना है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे स्तर पे है, थोड़ा सा सामान हम खरीद लिए, नहीं, हमको बहुत अधिक मात्रा में सामान खरीदना होता है। तो उसके लिए हम लोग उस सामान को क्रय करने का भी कुछ प्रोसीजर होता है। 4 भागों में बांटा गया सामान को क्रय करने की प्रक्रिया को, उसको हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इतनी चीजों को पढ़िए, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि खाली इतना पढ़ लो आपका काम हो जाएगा, नहीं, आपको अब अपनी बुक से भी देखना पड़ेगा कि हाँ, जैसे आपका लेबर कॉस्ट है, ठीक, नेट प्राइस लिस्ट है, ये कैसे तैयार की जाएगी, उसका प्रारूप क्या होगा, वो आप अपनी बुक से देखिए। मेरा मकसद खाली ये था कि आपको एक ओवरव्यू देना, आपके दिमाग में एक कहानी बैठा देना कि हमें कैसे कैसे कोई भी एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करनी होगी। ठीक है, तो बुक से आप इतनी चीजें करिए, अब आपको चीजें थोड़ा सा सिंपल लगने लगेंगी। ठीक, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि एग्जाम आपका होने ही वाला है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।